वांग बिन स्कूल का सबसे हैंडसम और सबसे स्मार्ट लड़का, और स्कूल की कई सारी लड़कियां उस पर पागल थी और हर रोज 3 से 4 लड़कियां कम से कम उसे प्रपोज करती थी, लेकिन वो उन सभी को रिजेक्ट कर देता था क्योंकि उसके पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी जो कि स्कूल की सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था जाओ कियान। उसकी ऐसी जिंदगी को देख के लगता है कि वो एक विनर है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ा सके। वैंग बिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और इसीलिए उसे कई तरह की पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, लेकिन जितना भी वो काम करता सारे के सारे पैसे वो जाओ क्वीन पे उड़ा देता और उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों का, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए उस पर सारे पैसे उड़ा देता था। वांग बिन स्मार्ट तो था ही और गेम खेलने में भी वो बहुत ज्यादा माहिर था। एक दिन उसने एक गेम खेलकर उसको पार्क दिया, लेकिन वो बस उसे कुछ ही घंटों के लिए खेल रहा था और उसके विंडो पर पॉपअप आता है और उस पॉपअप में लिखा था कि वैंग बिंग ने सबसे ज्यादा हाई स्कोर करके और सबसे ज्यादा जल्दी उस गेम को पार किया और उसी की वजह से उसे एक एबिलिटी मिलती है, वो दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं वहाँ पर जा सकता है और उसको एक रिमाइंडर भी दिया जाता है अगर वो उस वर्ल्ड में मर गया तो वो इस रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा। उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, यस और नो, और वो बिना कुछ सोचे समझे यस पर दबा देता है। उसे लगता है कि ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं कि मैं उस जिंदगी में मर जाऊं और इधर भी मर जाऊं। उसे इन चीजों पर भरोसा ही नहीं था। फिर से एक पॉपअप आता है जिसमें रूल नंबर 1 लिखा था, अगर तुम अपोलिप्टिक वर्ल्ड में मर गए तो तुम असली जिंदगी में मर जाओगे, और अगर तुम एक बार अपोलिप्टिक वर्ल्ड में चले गए तुम्हें वहाँ पर 7 दिनों के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा और 7 दिनों के बाद ही तुम अपनी असली जिंदगी यानी असली वर्ल्ड में आ पाओगे। और रूल नंबर 3 था कि अपना जो असली वर्ल्ड है ना, रियल वर्ल्ड, उसका एक दिन अपोलिप्टिक वर्ल्ड के 7 दिन के बराबर होगा। और रूल नंबर 4 है कि वैंग अपने साथ सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को अपोलिप्टिक वर्ल्ड में और अपनी रियल वर्ल्ड में ले जा सकता है। और रूल नंबर 5 था कि अपोलिप्टिक वर्ल्ड में कोई भी रूल्स नहीं और वो पूरा खतरा और डेंजर और बहुत सारे कमीने लोगों के साथ भरा हुआ है, तो उसे अगर वहां पर जाना है तो उसको हिम्मत रखनी पड़ेगी। और फिर से एक और पॉपअप आता है जिसमें लिखा था कि उसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं जिसके बाद वो अपोलिप्टिक वर्ल्ड में चला जाएगा और उसको अब प्रिपेयर करना होगा। और वो रूल नंबर 4 को देखता है कि उसे सिर्फ 4 मतलब 7 दिनों के लिए वहां पर सरवाइव करना होगा और हीरे मोती सोने ऐसी चीजों को ढूंढ कर अपने असली जिंदगी में अपने असली रियल वर्ल्ड में लाना हो, जिसके बाद वो अमीर हो जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे गिफ्ट दे पाएगा। इसलिए वो एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो कई सारे फूड और वाटर और कई सारी सप्लाई के बारे में सोचता है और उन्हें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसका वॉलेट खाली था क्योंकि उसने पिछले ही हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड जाओ क्वीन को चीजें खरीदने में खर्च कर दिए थे और वो अब सिर्फ अपने दोस्तों से पैसे उधार ले सकता है जिनका नाम है होंग फी और लिंग पिंग। और अब हमें उनके दोस्तों लोंग फी और किंग पिंग को दिखाया जाता है। वो गेम खेल रहे तभी वांग बिंग आ जाता है। वांग बिंग उन्हें कुछ कहने वाला था, इससे पहले वो समझ जाते हैं कि उसे पैसे चाहिए और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, अपने खाना खरीदो, कुछ कपड़े खरीदो, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करो। और वो अपने सारे पैसे जितने भी उनके पास थे वो सारे के सारे वैंग बिंग को दे देते हैं। वैंग बिंग पूछता है कि तुम्हारे खाने का क्या होगा, तुमने तो अपने सारे पैसे दे दिए। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों भाई जैसे तो हैं और अगली बार जब तुम पैसे कमाओ तो हमें कुछ खाना की खिला देना, और अगर तुम हमें भाई मानते हो तो ये लो पैसे और यहाँ से दफा हो। और वो गेट बंद करके अपना गेम में फिर से खेलने लगते हैं। वैंग बिंग इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि अपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में से आकर मैं तुम लोगों का कर्जा जरूर चुकाऊंगा। वांग बिंग खाने पीने का सामान और एक शोवल ले लेता है जिसकी मदद से वो अपना डिफेंस भी कर पाएगा और अगर कहीं पर सोना या कुछ खजाना मिलेगा तो उसे खोद भी पाएगा। और वैंग बिंग अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता करने लगता है क्योंकि अगर वो इस वर्ल्ड में से दूसरे वर्ल्ड में चला जाएगा, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है और वो फोन उठा लेती है और वो उठाते ही पूछती है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया। और वैंग बिंग कहता है कि वो एक नई पार्ट टाइम जॉब पे लग गया है और वो एक दिन में उससे मिलने के लिए आए। वैंग बिंग कहता है कि मैं एक दिन के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊँ, जिसके बाद वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड फोन काट देती है। और ये क्या, उसकी गर्लफ्रेंड तो किसी और आदमी के साथ थी। और वो आदमी पूछता है कि कौन इतनी रात को तुम्हें फोन कर रहा है, और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि है कोई अनइम्पोर्टेंट। वैंग बिंग सोचता है कि उसने इसका फोन क्यों उठा काट दिया। वैंग बिंग अपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में पहुंच चुका था और वो बाहर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। उसके पास 7 दिनों के लिए अच्छा खासा खाना था और इसीलिए वो सोचता है कि वो इस वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहिए, और इसीलिए वो और बिल्डिंग्स और अपने एरिया को और छानबीन करने के लिए आगे चला जाता है। और वो अपने दिमाग में प्लान भी बनाता है कि वो हमेशा अपने हाथ में वो शोवल रखेगा ताकि अगर कोई ज़ॉम्बीज उस पर हमला करे तो वो तुरंत उन्हें मार दे और या फिर बच के चला जाए। वो ज़ॉम्बीज से बचता बचाता आगे बढ़ रहा था। जहाँ ज़ॉम्बीज कम दिखते
वही जगह से जाता और अगर ज़ॉम्बीज किसी को खा रहे थे तो वो चुपचाप वहाँ से भाग लेता। वो बचते बचाते ज़ॉम्बीज से जा तो रहा था, लेकिन उसे एक एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सोचता है कि क्या ये इंसान है या फिर कोई ज़ॉम्बीज जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैंग बिंग सोचता है कि अगर ये कोई इंसान है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए वो डर के भाग जाता है और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है। और उसे याद आता है कि अगर वो इस वर्ल्ड में मर गया तो वो असली वर्ल्ड में भी मर जाएगा। वो बिल्डिंग के पैडियों पर चढ़ने लगता है, जिसकी मदद से वो थोड़ा ऊंचाई पे होने की वजह से उसके पास एडवांटेज होगी। और तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसके चाकू दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पास जो भी खाना है या पानी है वो सभी मुझे दे दो वरना मारे जाओ। और वो उसे 3 सेकंड देती है उसका बैग देने के लिए। और वो सोचता है कि उसे उसका बैग छुपा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़की उसका बैग ले गई तो वो 7 दिनों के लिए बिना खाने पीने के यहाँ पर सरवाइव कैसे की करेगा। और वो सोचता है कि ये तो एक सिर्फ लड़की है तो उसे आसानी से हरा सकता है। और वो अपना शवल घुमाता है, लेकिन वो लड़की उसे लात मार देती, उसे जोर की लगी और वो दूर जाकर पड़ता है और वो एक ही लात में हार जाता है। और वो उसके गले पर चाकू रख के कहती है कि ये मेरी फाइनल वार्निंग है और मुझे खाना और तुम्हारा पानी सब चाहिए। वैंग बिंग कहता है कि उसके पास खाना है लेकिन हम शेयर कर सकते हैं। तो लड़की सोचती है कि इसके पास इतना सारा खाना कहाँ से आया, और इतने में ही और वो अपनी स्टन गन की मदद से उस लड़की को वहीं पर ढेर कर देता है और वो उसका चाकू वहीं पर गिर जाता है। वैंग बिंग कहता है कि अगर वो भूखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे लूट लेगी और या फिर उसे मार देगी। और वो उसे एक पानी की बोतल और कुछ खाना देकर चला जाता है और जाते वक्त वो उसका चाकू भी ले लेता है। और वैंग बिंग जगह ढूंढने लगता है जहाँ पर वो अपना बैग छुपा सके। और तभी 2 गुंडे आ जाते हैं और उससे उसका बैग देने को कहते हैं, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसको जान से नहीं मारेंगे। वो अपने आप को अनलकी मानता है क्योंकि अभी अभी तो वो बच के आया था और आते ही उसे 2 गुंडे और मिल गए। वो डिसएडवांटेज में था क्योंकि वो लोग 3 थे और ये अकेला, और अगर वो किसी एक को भी ढेर कर देता तो वो बाकी दोनों उस पर हमला करके उसे ढेर कर देते। वैंग बिंग उस लड़की का चाकू निकाल लेता है और उनको मारने की कोशिश करता है और उनमें से एक को चाकू भी मार देता है और उसके खून भी आने लगता है। और वो लोग कहते हैं कि संभाल कर, उसके पास एक शवल और एक चाकू भी है। और दूसरा आदमी कहता है कि अपना खून रोको, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ उसका खून सूंघ कर वहाँ पर आ जाएंगे। और वैंग बिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक जगह पर रुक जाता है। आगे रास्ता बंद था। वो लोग कहते हैं कि वो एक टाइगर ग्रुप के मेंबर हैं और वो लड़की जिसको उसने अभी खाना दिया था वो बिल्डिंग की छत पर बैठकर ये सभी कुछ देख रही थी। और वो टाइगर ग्रुप के मेंबर वैंग बिंग की तरफ बढ़ रहे थे और वो देखता है कि वो लड़की उनके पीछे चुपके से आ गई है और वो उससे कहती है कि शांत रहो, और वो एक मेंबर को सर पर मारकर वहीं पर ढेर कर देती है। बाकी वो दोनों सोचते हैं कि ये नीचे क्यों पड़ा है, इसको अभी नींद आई है क्या। उनमें से एक देख लेता है कि ये लड़की ने उसको एक सर पर मारा है। वो लड़की टकले के सर के पे एक लात मारती है, लेकिन उसका सर लोहे से भी ज्यादा हार्ड था क्योंकि उसने आयरन हेड टेक्निक को मास्टर कर लिया। और वो वैंग बिंग को कहती है कि उसका चाकू उसको वापस कर दे, और वो उसका चाकू से वापस कर देता है। उसे लगता है कि चाकू देना ज्यादा अच्छा होगा अपनी जिंदगी के बदले, और वो अपनी टेक्निक की मदद से उसके वीक पॉइंट भी ढूंढ लेती है। वैंग बिंग पूरा डरा हुआ था क्योंकि उसने पहली बार अपने सामने मर्डर होते हुए देखता है। और आखिरी मेंबर उनका वहां से भागने लगता है और कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। वैंग बिंग उस लड़की को कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, नहीं तो वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पर ले आएगा। लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी ये टाइम नहीं है और उसे उसके साथ चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खून फैल गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर सूंघते सूंघते आ गए हैं। वैंग बिंग सोचता है कि उसने एक अच्छा काम किया उस लड़की को खाना देकर, और ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। और वो उसके साथ पार्टनर करके कई सारी जगह पर जाकर बहुत सारा सोना, हीरे, मोती, जवाहरात सभी ले सकता है। और वो लड़की अपनी सेफ जगह पर उसे ले आती है और वैंग बिंग खिड़की से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और वो थक गया है क्योंकि वो 1 घंटे से भाग रहा है। वैंग बिंग उस लड़की को थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, और वो लड़की उसके गर्दन पर फिर से चाकू रख लेती है और कहती है कि ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेंजर है, और उसे वो अपनी स्टन गन फेंकने को कहता है जिससे तुमने मुझे नीचे गिराया, और वो उसे फेंक देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और वो उस गन को लात मारकर दूर फेंक देती है। वैंग बिंग देखता है कि उस बिजली के झटके से वो अभी भी उभर नहीं पाई है, और वैंग बिंग कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है और उसके बदले में वो उसे खाना भी देगा, लेकिन उसके बदले में वो यहाँ पर 7 दिनों के लिए रहेगा। वो हैरान हो जाती है क्योंकि वैंग बिंग उसे उसका सारा खाना देने के लिए तैयार। किस्मत से वो 10 दिनों का यहाँ पर खाना लाया था, और अगर वो उसे अपना आधा खाना भी दे देगा और जितना खाना बचेगा उससे वो आराम से 10 दिनों तक अपना काम चला सकता था। और वो कहता है कि ये तो उसका सिर्फ बैकअप स्टॉक था और वो इस खाने को अकेला नहीं खा सकता और तुम ये खाना खा सकती हो। ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ये सारा खाना बहुत ज्यादा लग्जरियस था क्योंकि इस वर्ल्ड में अब
खाने की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और ऐसा खाना मिलना बहुत ज्यादा किस्मत से मिल सकता है। और वो पूछती है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला। वैंग बिंग कहता है कि वो उसे ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझ पे बस ट्रस्ट करो और मैं सिर्फ यहाँ पर 7 दिनों के लिए रहूंगा और अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें और भी डिलीशियस खाना दूंगा। वो लड़की भी सोचती है कि उसने उसके जान नहीं ली थी और उसने उसे खाना भी दिया था, और वो सोचती है कि ये कोई अमीर आदमी है और कहती है कि मैं तुम्हें अभी के लिए ट्रस्ट करूंगी, और कहती है कि मेरे रूम में बिना परमिशन के अंदर मत आना, और वो उसे दूसरा रूम दे देती है उसी के कमरे के बाजू में। वैंग बिंग कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं इतना कमजोर हूँ कि तुम मुझे आराम से हरा सकती हो। और वो कहता है कि मेरा नाम वैंग बिंग है और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा लेता है, और वो कहती है कि मेरा नाम गुआन शियो यू है, यू कैन कॉल मी याओ यू। अपने कमरे में जाता है और अपना बैग बिस्तर पर फेंक देता है, और अब वो आखिरकार आराम कर सकता है इतने सारे ड्रामा और इतने सारे डेंजर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। उसे यहाँ पर सेफ लग रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर खिड़कियों तक को ब्लॉक कर रखा था लकड़ियों की मदद से। ये कमरा धूल मिट्टी से तो भरा था, लेकिन देखने में लग रहा था कि ये घर किसी अमीर आदमी का है, और वो वहाँ पर कई सारे कीमती चीजों को ढूंढने लगता है और कई देर ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। सोचता है कि किसी ने पहले ही इतना सारा सोना चांदी उठा लिया है, लेकिन तभी उसे एक बॉक्स दिखता है जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी थी, और अगर ये असली है तो वो करोड़ों रुपए कमा सकता है, और अगर वो इन सभी को अपने रियल वर्ल्ड में बेचता है तो वो करोड़पति हो जाएगा। और वो अपनी जिंदगी इमेजिन करने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है और सोचता है कि क्या पता ये आइटम, ये सारी ज्वेलरी याओ यू की है, और उसे उससे पहले पूछना चाहिए। वो इतना ज्यादा उत्साहित था कि वो बिना डोर पर नॉक किए उसके कमरे में घुस जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर कपड़े बदल रही थी, और वो एकदम से रूम को के बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। और वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए, और वो कहता है कि मुझे बस ये पूछना था कि क्या तुम ये ज्वेलरीज मुझे बेच दोगी। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये यूजलेस चीजें चाहिए है ना तो तुम ये ले सकती हो, इस वर्ल्ड में अभी ये इन चीजों का कोई काम नहीं है, ना तो तुम इन्हें खा सकती हो, ये सिर्फ कचरा है। वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने इन सभी कीमती चीजों को उसे फ्री में ही दे दिया, और वो बताती है कि ये एरिया पूरे अमीर लोगों का भरा पड़ा था, लेकिन जब ज़ॉम्बीज आए तो कई सारे लोग भाग गए, कई अपनी सारी ज्वेलरीज ले गए और कई सारे लोग यहीं पर छोड़ गए, और इस बिल्डिंग में और भी कई सारी कीमती चीजें हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वहाँ पर जाकर खुद लेना पड़ेगा। और वो ये भी पूछती है कि तुम्हें इन सारी बेकार की चीजों का करना क्या है, ना तो तुम इन्हें खा सकते। वैंग बिंग कहता है कि ये सारे ज्वेलरी उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, और वो थोड़ा खुश भी हो जाता है क्योंकि इस एरिया में बहुत सारी ज्वेलरी उसे मिलेगी। वो उसे पागल कहती है, लेकिन क्योंकि उसने उसे खाना दिया था तो वो उसकी मदद करेगी इन सब चीजों को ढूंढने में। वैंग बिंग उसका धन्यवाद कहता है और कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें ये चाहिए नहीं। और वो कहती है कि यहाँ पर पास में ही एक घर है जहाँ पर बहुत बड़ा सेफ, और अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। और फिर वो उस तिजोरी के पास उसे ले जाती है, और वो कहती है कि उसने ये सेफ को खोलने में कई सारे दिन लगा दिए, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाई। वैंग बिंग इस तिजोरी के बारे में जानता था, अगर ये 4 बार गलत पासवर्ड डाल दे तो ये टू 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 बजने लगती है, लेकिन बिजली ना होने के कारण ये अब बजेगी नहीं, और इसीलिए वो बार बार ट्राई करने लगता है पासवर्ड को, और आखिरकार वैंग बिंग उस तिजोरी को खोल लेता है और अंदर देखता है बहुत सारा सोना, ज्वेलरी और कई सारे नोट भी थे। और वो नोट देखता है तो देखता है कि ये तो अलग ही करेंसी है और ये उसकी रियल वर्ल्ड में कोई काम की नहीं है, इसलिए वो उसे फेंक देता है और सोना और ज्वेलरी ले लेता है। वो लड़की कहती है कि ये ज्वेलरी तो यूजलेस है और ये पोटैटो चिप्स, आहा ये है असली चीज। तो वैंग बिंग कहता है कि ये सारी चीजें यूजलेस नहीं है और वो इन चीजों के बदले में खाना मिल सकता है। वो कहती है कि क्या सच में, और अगर मैंने तुम्हारी मदद करी ऐसी और चीजों को ढूंढने में, क्या तुम मुझे और खाना दोगे। और वैंग बिंग कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही और ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को ढूंढने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें और खाना ला कर दूंगा। और वो लड़की बताती है कि इस सिटी में खाना कब का खत्म हो चुका है और अब वो सिर्फ जानवरों को मारकर उन्हें ही खाते हैं, और उन्हें भी पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें या तो खा चुके हैं या फिर दूसरे लोग, और एक दो मुश्किल से महीनों महीनों में दिखते हैं, और उन्हें पकड़कर खाना बहुत ज्यादा लग्जरियस होगा। वैंग बिंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सब्जियां क्यों नहीं बोई और बड़ी बड़ी दीवारें क्यों नहीं बनाई। वो लड़की कहती है गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें पहले ही बना रखी है और इतनी बड़ी दीवारें बना रखी है कि ज़ॉम्बीज़ दीवार के आर पार हो ही नहीं सकते, और सभी यहाँ पर सर्वाइवर्स का एक ही ड्रीम है कि वहाँ पर किसी न किसी कीमत पर वहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, और गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज़ का इलाज करने का भी सोच रही है और एंटीडोट बनाने में लगी हुई है। और ये लड़की उससे पूछती है कि तुम इन सोने चांदी के बदले में खाना कैसे लाओगे। वो बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और
मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर खाना तो बहुत है, लेकिन ऐसे सोने चांदी बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए इनके बदले में मुझे खाना मिलता है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता पाऊँ। और तभी उन्हें वहाँ बाहर से आवाज आती है कि किसी ने उसके ट्रैप में फंस कर आवाज कर दी और वो देखते हैं कि टाइगर ग्रुप के लोगों ने अपने बंदे बुलाकर उनको ढूंढने का प्लान बनाया है। और वो वहाँ पर कई सारे ट्रैप देखकर समझ आते हैं कि यहाँ पर कोई तो रह रहा है। वो कहती है कि अपना सामान बांध लो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और हम उन लोगों से जीत नहीं सकते। और व्हाइट टाइगर का ग्रुप का लीडर यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए फैल जाते हैं और वो एक दूसरी सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाजें सुन रही थी। वैंग वैंग उनकी आवाजों के कारण सो नहीं पाता और अपना फोन निकालकर उस पर गेम खेलने लगता है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे फोन में अभी भी बैटरी है, और वो पूछती है कि क्या तुम्हारे फोन में गाने हैं और क्या मैं वो सुन सकती हूँ। वो अपना फोन दे देता है और ईयरफोन भी दे देता है, जिसके बाद वो गाना सुनती है और रोने लगती है। वैंग विंग पूछता है कि तुम रोने क्यों लगे। वो कहती है कि ये गाना मेरी फैमिली के साथ अच्छे पल की याद दिलाता है और मुझे उनकी याद आ गई। वैंग विंग कहता है कि जब मैं अगली बार आऊंगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक फोन लाऊंगा और एक पावर बैंक भी लेकर आऊंगा, जिसकी मदद से तुम फोन को आराम से 1 महीने तक चला सकती हो। और वो उसे थैंक यू कहती है। वैंग विंग सोचता है कि जब उसने उन लोगों को मारा था और अब जैसे वो क्यूट दिख रही है ना, वो उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। वैंग विंग इस थॉट को जाने को कहता है क्योंकि उसके पास पहले ही एक गर्लफ्रेंड है और वो उसे चीट नहीं कर। और वो दोनों गाने सुनते वक्त सो जाते हैं और जब वो सुबह होती है तो वो बताती है कि इस एरिया में 4 ग्रुप, एक है व्हाइट टाइगर ग्रुप और जो हम लोगों को ढूंढते वक्त आए हैं, और वो वेस्टर्न पार्ट के एरिया को कंट्रोल करते हैं। और वो 3 लोगों भी व्हाइट टाइगर ग्रुप के साथी हैं। व्हाइट टाइगर के 60 से ज्यादा मेंबर हैं और उनके पास 10 से ज्यादा गन भी है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो इस जगह की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग पर रहते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट भी थी और उन लोगों ने वो सुपरमार्केट पर कब्जा कर उस बिल्डिंग में सारा सामान और खाना ले गए। और उन पर अपना बदला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके पास अच्छे खासे लोग और बहुत सारी गन भी है। और वो कहती है कि ईस्टर्न एरिया है फ्यूरियस शार्क ग्रुप का और वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन चारों ग्रुप में से, और उन ग्रुप के पास 100 से ज्यादा लोग हैं और 20 से ज्यादा गन है। और साउथ एरिया है सबसे कमजोर ग्रुप का द ब्रेव ईगल और उनके पास सिर्फ 40 लोग हैं और 10 से कम गन है, लेकिन वो अपने साथ कई सारे प्रकार के बम रखते हैं। और नॉर्दर्न एरिया है बियर ग्रुप का और उनके पास 100 से ज्यादा लोग हैं और 10 से ज्यादा गन है और वो लोग एक दूसरे की टेरिटरी में कभी नहीं जाते। और भी छोटे मोटे ग्रुप हैं और अब पूरी सिटी में 1000 लोग रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर यहाँ पर 2 मिलियन लोग रहा करते थे। और जब ज़ॉम्बीज आए तो कई सारे लोग मर गए और ज़ॉम्बीज बन गए और कई लोग तो इस सिटी छोड़कर भाग गए। वैन बिन कहता है कि यहाँ पर जितना सोना चांदी और कई सारी ज्वेलरी थी वो कहाँ रखी गई। जियाओ यू कहती है कि जब ज़ॉम्बीज आए तो सभी लोगों ने बैंक और कई सारी कीमती चीज लूट ली और अब उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। और अगर तुम सोने को ढूंढना चाहते हो तो वो फ्यूरियस शार्क के बिल्डिंग में छुपा है और उनके पास कई सारे सोने हैं क्योंकि फ्यूरियस ग्रुप ने कई सारे कीमती चीजों को लूट कर अपने बेस में रख लिया। वैंग बिंग कहता है कि फ्यूरियस शार्क के बेस पे से इतना सोना चुराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायू कहती है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए, उन लोगों पे से कोई भी सोना या क्या खाना भी नहीं लूट सकता। और 2 दिनों के लिए वो दोनों उसी बिल्डिंग में छुपे रहते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग उन्हीं की बिल्डिंग के आसपास उन्हें ढूंढने के लिए चक्कर लगा रहे हैं और वो टाइगर ग्रुप के ही मेंबर हैं। और उन्हें मालूम है कि क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है तो वो सेकंड फ्लोर पर आ नहीं सकते और वो वहां पर थोड़े से सेफ हैं। और वैंग बिन अपना सारा खाना गुआन को दे देता है, लेकिन वो कहती है कि तुम बिना खाने के कैसे जिंदा रहोगे। वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बिना खाने और बिना पानी के आराम से चला जाऊंगा। और वो कहता है कि वो 7 दिनों के लिए चला जाएगा और 7 दिनों के लिए उसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना होगा और वो 7 दिनों के बाद आएगा और उसे ढूंढ लेगा। वो उसके गले लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते और या फिर मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता और मैं 7 दिनों के बाद जरूर आऊंगा और अपने साथ खाना और पानी भी लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने आप को सेफ रखोगी जब तक मैं नहीं आ जाता। और वो कमरे से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इस वर्ल्ड में किसी पर भरोसा कर पाएगा, लेकिन गुआन को देखने के बाद वो उस पर भरोसा करने लगता है। और वो सोचता है कि उसकी वजह से व्हाइट टाइगर के ग्रुप गुआन के पीछे लग गए हैं और इसीलिए वो उसके लिए और ज्यादा अच्छा खाना और कई सारी ड्रिंक भी लेकर आएगा। और वो लड़की गुआन कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि गुआंग बिंग तो गायब हो गया है, यानी चला गया है।
और वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो हवा को सूंघता है और कहता है क्या इतनी फ्रेश और बढ़िया हवा है और हमारा वर्ल्ड कितना साफ सुथरा है। और वो आते ही अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है और कहता है कि वो फोन उठाकर कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक घर खरीदने के लिए आई है और वो उसको बाद में मिलेगी। वो पूछता है कि कहाँ पर घर खरीदने के लिए आए हो। वो कहती है कि वो सिग्नल पर आई है। तो तभी एक आदमी आकर उसकी गर्लफ्रेंड की कान में कहती है कि अगर तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा यहाँ पर और अभी। और इसीलिए वो वांग बिन को गोल्डन सिटी एजेंसी पर बुला लेती है और क्वान बिन कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और वो एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाता है। उसके कपड़े गंदे थे और उसका फेस बहुत ज्यादा मैला हो गया था और वो उन सभी चीजों को बेचना चाहता था जो क्लिप्ट वर्ल्ड से लेकर आया था और इसीलिए वो मैनेजर के बारे में पूछता है। और वहाँ पर एक लड़की सोचती है कि ये तो कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो सिर्फ मजाक करने के लिए यहाँ पर आया है और वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन वांग बिन एक हीरा निकाल कर वहाँ पर रखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये कितने का है। और वो उसका हीरे को भी नहीं देखती है और कहती है कि ये तो पक्का नकली हो और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो सिक्योरिटी को भी बुला लेगी। और इतने में ही वहाँ का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या मैं इस हीरे को देख सकता हूँ। और वो मैनेजर हीरे को देखकर चौंक जाता है और वही लड़की मैनेजर को कहती है कि ये कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट है और उसका ये हीरा नकली है। वो मैनेजर कहता है कि शट अप और जाओ इसके लिए चाय बना के लगे लाओ। मैनेजर उसको वीआईपी रूम में ले जाता है और वैंग मिंग कहता है कि आखिर तुम मुझे इस हीरे के लिए कितना पैसा दो और अगर तुम मुझे कम पैसा दोगे तो मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा और अगर तुम मुझे अच्छा खासा प्राइस दोगे तो मैं इन सभी ज्वेलरी को तुम्हें बेच दूंगा। उसे कुछ ज्यादा हीरो का नहीं पता था, इसीलिए वो सोचता है कि ये हीरा कम से कम 1 लाख का तो होगा। मैनेजर सोचता है कि ये वैंग बिन गरीब लगता है लेकिन इतना गंदा मैला होने के बाद भी इतने बड़ी दुकान में आकर हीरा बेचने की हिम्मत कर सकता है और इतना शांत दिख रहा है और मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये अमीर फैमिली से आता है या फिर गरीब। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि वैंग बिन अमीर फैमिली से आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत दिख रहा है इतनी बड़ी जगह पर और अगर मैनेजर उसको कम पैसे बोलेगा तो वो यहाँ से एकदम चला जाएगा। और मैनेजर कहता है कि मैं इसके तुम्हें 8 लाख रुपए दे सकता हूँ और वैंग बिन ऐसी एक्टिंग करता है कि वो उसे बहुत ज्यादा कम पैसे दे रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश था। और मैनेजर 50,000 रुपए और बढ़ा देता है और कहता है कि इससे ज्यादा मैं और पैसे नहीं दे पाऊंगा। और वैंग बिंग को लगा नहीं था कि वो 50,000 रुपए और बढ़ा देगा, इसीलिए वो इस डील को ले लेता है। और वैंग बिंग कहता है कि उसके पास ऐसे और 9 हीरे हैं और क्या तुम उसे खरीद सकोगे, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं उन हीरो को खरीदने के लिए। मैनेजर पूरा खुश हो जाता है इतने सारे हीरो को खरीदने के लिए। वैंग बिन उन सभी हीरो को बेच देता है और उसके पास 64 लाख रुपए आ जाते हैं। और वो मैनेजर उस लड़की को डांटता है क्योंकि उसने अभी एक कस्टमर को भगा दिया था जिसने इतने सारे हीरे बेचे और उससे कहता है कि तुम्हारा आज की सैलरी तो कट हो गई। वैंग बिंग के पास अभी भी सोने के बिस्कुट हैं और अगर उसने सोने के ये ईंट इसी शॉपकीपर को बेच दी तो वो शक के घेरे में आ जाएगा कि इतना सारा सोना और हीरे इसके पास आए कहां से और क्या पता वो पुलिस को बुला ले जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए और वो कल या फिर परसों इन सोने की ईंटों को बेच दे। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गोल्ड लीफ सिटी एजेंसी पर जाता है और वो वहाँ पर आकर देखता है कि ये एजेंसी तो बहुत ज्यादा लग्जरियस है और वो मन ही मन में सोचता है कि अपनी माता पिता और अपनी गर्लफ्रेंड को एक घर जरूर खरीद के देगा। और उसके बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है और उसके बाद वहाँ उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें ये घर कैसा लगा। वैंग बिन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि वो आदमी कौन है तुम्हारे गले में हाथ डाल के खड़ा है और वो आदमी कहता है कि ये भिखारी अंदर कैसे आ गया। और सभी लोग ये झगड़ा देखने के लिए आस पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने भिखारी को अंदर आने से रोका नहीं, कैसी जगह है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो कहती है कि उसे तो सिर्फ उसके साथ रहना है जो उसकी केयर कर सके और जो उसके लिए एक बड़ा सा लग्जरियस घर खरीद सके। और वो आदमी उसके साइड में जो खड़ा था वो कहता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया और अब मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा लग्जरियस घर जरूर खरीदूंगा। और वैंग बिंग भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका दिल टूट चुका था और वो कहता है कि इतने सारे लम्हे जो हमने बिताए हैं उनका क्या। और वो गुस्से से पूछता है कि क्या इस आदमी ने तुम्हें जबरदस्ती ऐसा करने को कहा है और तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शट अप, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और जाओ किंग का नया बॉयफ्रेंड। वैंग बिंग से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ गरीब आदमी। वैंग बिंग को गुस्सा आ जाता है और उसकी छाती पे लात मार देता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वैंग बिंग को थप्पड़ मार देती और कहती है कि तुम्हें मालूम भी है ये आखिर है कौन। और वो कहती है कि ये ली यंग मास्टर है और मैं तुम्हारे जैसे कचरे के साथ नहीं रह सकती। और गार्ड भी यहाँ पर आ जाते हैं
और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। और वैंग कहता है कि ऐसे तुम्हें कस्टमर के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारी औकात भी है यहाँ पर घर खरीदने की, और अगर तुम पूरे साल में कुछ खाना भी नहीं खाओगे और सारे पैसे बचाओगे ना, तब भी तुम यहाँ पे घर का तकिया भी नहीं खरीद सकते। और मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। वैंग बिन मैनेजर से कहता है कि तुम्हारी कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है। मैं यहाँ पर घर खरीदने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया और अब मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर घर खरीदूंगा। मैनेजर वैंग बिंग से प्यार से बातें करता है और कहता है कि मेरे कस्टमर हमारी सर्विस के लिए हमें माफ कर दो, लेकिन तुमने हमारे एक कस्टमर को लात मारकर अच्छा नहीं किया, और अगर तुम हमारे कस्टमर नहीं हो तो मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। वैंग बिंग कहता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ एक हाउस खरीदने के लिए आया था, लेकिन जो तुम्हारे पास छोटे छोटे घर हैं उनसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैनेजर सोचता है कि हमारे इतने बढ़िया घर को छोटा सा घर कह रहा है। वो लेडी कहती है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ये तो पागल है। वो मैनेजर कहता है कि अगर आपको हमारे घर छोटे लग रहे हैं तो आपका बजट बताइए, आपको कितने का घर चाहिए। और वैंग बिन कहता है कि मुझे कम से कम 20 लाख का मेंशन चाहिए। मैनेजर सोचता है कि ये तो पक्का झूठ बोल रहा है, इसके पास 20 लाख रुपए होंगे भी। मैनेजर कहता है कि ग्रीन लेक के पास हमारा एक 20 लाख रुपए का विला है और वो आपके बजट के हिसाब से ठीक रहेगा। लेकिन मैनेजर कहता है कि पहले मुझे ये दिखाओ कि तुम्हारी औकात भी है, तुम उस घर खरीद सकते हो। वो हाँ कर देता है, लेकिन वो मैनेजर से कहता है कि अगर मैंने दिखा दिया कि वो मैं घर खरीद सकता हूँ तो ये लेडी और दोनों गार्ड उस बिल्डिंग के चारों तरफ 2 चक्कर लगाएंगे लेट कर। वो मैनेजर हाँ कर देता है और ला यंग उसकी तरफ मुक्का मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वैंग बिंग उसे सोने की ईंट से 2-3 दांत तोड़ देता है और मैनेजर चौंक जाता है ये देखकर। और वैंग बिंग कहता है कि तुमने इतने बकवास आदमी के लिए मुझे छोड़ा, तो तुम मेरे गर्लफ्रेंड होने के लायक ही नहीं। वो मैनेजर हैरान हो जाता है क्योंकि वैंग बिंग ने उसे सोने की ईंट से मारा था। क्योंकि मैनेजर को प्रूफ चाहिए था, तो वैंग बिंग अपना फोन निकाल कर उसे दिखाता है कि उसके बैंक अकाउंट में 64 लाख रुपए पड़े हैं। मैनेजर वैंग बिंग से माफी मांगता है और कहता है कि आज से आप हमारे वीआईपी कस्टमर हो। मैनेजर अपना प्रॉमिस याद करता है और उन तीनों को उस घर के 2 चक्कर लगाने को कहता है लेट कर, और अगर तुम तीनों ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पर लोग खड़े होकर देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो का कोई अमीर है, क्योंकि वो जो सोने की ईंट उसने मारी थी वो असली है। वैंग बिन कहता है कि वो इस पनिशमेंट से इतना ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैं तुम लोगों को माफ कर दे रहा हूँ। और इसीलिए मैनेजर उनको कहता है कि तुम्हें 5 चक्कर और लगाने पड़ेंगे उसी मेंशन के, और फिर उसे वो मेंशन दिखाने के लिए ले जाता। और वहाँ पर खड़े लोग वहाँ पर उन तीनों के मजे ले रहे थे जैसे वो क्रोल करके जा रहे। वैंग बिन भागता है और सोचता है कि उसने ये मेंशन इसलिए नहीं खरीदी ताकि वो शो ऑफ कर सके, बल्कि उसे एक सेफ प्लेस चाहिए थी उसके रहने के लिए, क्योंकि उससे और ज्यादा कीमती ज्वेलरी लेकर आनी थी और कई सारे सोने के ईंट भी लेकर आनी थी, इसलिए उसे एक अच्छी सी जगह चाहिए। और उसके यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को पता चल जाता है कि वैंग बिन कितना अमीर हो गया है, लेकिन वैंग बिन ने उन सभी को इन चीजों के बारे में बताया ही नहीं। और वो सोचते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट कर दिया है, और अब वो खुश थे क्योंकि वैंग बिन उस चुड़ैल से दूर रहकर खुश रहेगा। और उसके दोनों दोस्त वैंग के बारे में ही सोच रहे थे, तभी उनके फोन पर मैसेज आता है कि उन दोनों को 10-10 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए। और सोचते हैं कि किसी ने स्कैम कर दिया है और ये कोई गलती से उनके पैसे में या उनके अकाउंट में पैसे आ गए। और कभी वो सोचने लगते हैं कि किसी अमीर आदमी ने उनके अकाउंट में गलती से डाल दिए। और तभी वैंग बिन ने उनको कॉल किया। वो फोन उठाता है और वो वैंग बिन से कहता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। वैंग बिन कहता है कि वो अभी बाहर है और अभी वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा है। उसका दोस्त कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड लायुन उस पर रिवेंज जरूर लेगा और उसे बचने के लिए कहते हैं और उसे अपने पेरेंट्स के पास चला जाना चाहिए और कई दिनों तक वहीं पर रहना चाहिए। वैंग बिन कहता है कि मैंने जो पैसे तुम्हें भेजे वो मिल गए तुम्हें, और वो हैरान हो जाते हैं कि ये पैसे तुमने भेजे थे। और वैंग बिन कहता है कि पैसा इतना बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, और ये सिर्फ मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और वैंग बिन उन्हें ये भी बताता है कि उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, और वो उनका धन्यवाद करता है कि उसने उन दोनों ने उसकी मदद करी मुसीबत के समय में। और उसके दोनों दोस्त सोचने लगते हैं कि वांग बिन उन्हें भूला नहीं जब वो अमीर बन गया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम अमीर भी बन गए हो, लेकिन लियोन तुम्हें से बदला लेना वाला जरूर है। वांग अपने घर जाता है कई समय बाद, और उसके माता पिता दोनों खुश हो जाते हैं उसके आने की खुशी में। और उसके माता पिता कहते हैं कि वांग बिन ने उन्हें बताया नहीं कि वो आने वाला है। और उसके पापा पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी आ क्यों गए। उसके माता पिता सोच रहे थे कि वांग बिन ने शहर में कुछ पंगा कर दिया है और उससे बचने के लिए वो गांव में आ गया है उनके पास। वो सभी के दोनों शौक हो जाते हैं जब उन्हें पता
चलता है कि उसका बेटा लॉटरी जीत गया है। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं और उसने उनको एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो सोचेंगे कि वो पागल हो गया है। और बाद में वो अपने अंकल के पास जाता है और उसके अंकल हंटिंग करना बहुत पसंद है और इसीलिए उसके पास एक अच्छी खासी गन है, लेकिन नए लॉ के कारण अब हंटिंग करना बैन हो गया है और वो गन होने के पास सड़ रही है। और वैन कहता है कि मुझे आपकी वो राइफल खरीदनी है और उसके अंकल कहते हैं कि क्या तुम इससे कोई इलीगल काम करने वाले हो, पागल तो नहीं हो गए हो। वैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी ग्रेजुएट होने वाला है और वो अपने दोस्तों के साथ गन प्रैक्टिस करने वाला है। बंदूक खरीदने के बाद और अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे देने के बाद वो तुरंत शहर में आ जाता है और अब की बार उसने अच्छा खासा खाना और शाओ यू के लिए एक फोन भी खरीद लिया है और अब की बार वो अपने साथ एक बंदूक, एक छोटा चाकू और एक बड़ी मशेटी भी लेकर जाएगा और एक बड़ा सा डेटोनेटर भी लेकर गया है। और वो ये भी सोचता है कि वो अपने वर्ल्ड में एक दिन बिता गया है, लेकिन अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 7 दिन बीत चुके होंगे और क्या गुआन शियो ठीक होगी, कहीं व्हाइट टाइगर ग्रुप ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। और वो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो सोचता है कि अब की बार उसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल और सोने के ईंट लेनी पड़ेगी। और वहीं पर शाओ यू रोने लगती है क्योंकि उसके फेवरेट चिप्स खत्म हो गए हैं और वांग बिंग को देखकर उसके गले लग जाती है। वांग बिंग कहता है कि अब की बार वो उसके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे खाने लेकर आया है और वो शाओ बताती है कि उसके सर पर थोड़ी सी चोट लग गई है क्योंकि व्हाइट टाइगर ग्रुप के लीडर ने उनके ऊपर इनाम रख दिया है और इसी कारण सभी के सभी व्हाइट टाइगर ग्रुप के मेंबर उन्हें ढूंढने में लग गए हैं और उसे मालूम नहीं था कि वो वांग बिंग को कैसे बुलाएगी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन एक मेंबर ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बचकर बाहर से अंदर आ गई और यहीं पर छुप कर रहने लगी। वांग बिंग सोचता है कि शाओ अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है मुझे ढूंढने के लिए और वो शाओ यू से वादा करता है कि वो बदला जरूर लेगा इस बात का और वो बंदूक दिखाता है जो वो अपने अंकल से लाया था और ये भी कहता है कि ये राइफल बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ये ज्यादा आवाज भी नहीं करती और लॉन्ग रेंज में दुश्मनों के हेड सर उड़ा देती है और ये ज़ोंबीज और व्हाइट टाइगर ग्रुप के लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया वेपन है। और वो खाना भी लाया है जो उन लोगों के लिए 1 महीने तक चल जाएगा और उसे वो फोन भी दे देता है और एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारा पावर बैंक थे और वो ये देखकर रोने लगती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद किसी ने उसके साथ ऐसा अच्छे से व्यवहार नहीं किया। और वो ये भी कहती है कि व्हाइट टाइगर और बियर ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई है क्योंकि खाना बहुत ज्यादा कम रह गया है और वो आपस में खाने के चक्कर में लड़ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों में बस थोड़े से ही लोग इंजर्ड हुए हैं और कई सारे लोग इस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में चले गए। शाओ उस गन से प्रैक्टिस करने लगती है और शाओ ये भी कहती है कि क्या हम दोनों व्हाइट टाइगर ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। वो कहता है कि हाँ ये पॉसिबल तो है, लेकिन हम उनके आमने सामने फाइट नहीं कर सकते, हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से व्हाइट टाइगर और फ्यूरियस शार्क आपस में लड़ने लगे और दोनों पार्टी इंजर हो जाए और तब फिर हम एक जीत जाएगा तो हम जीतने वाले को पार्टी को मारकर हम दोनों पार्टी को खत्म कर सकते हैं। और वांग बिंग ये भी सोचता है कि इस वर्ल्ड में सोना चांदी और ऐसे प्रेशियस चीज कोई काम की नहीं और इसीलिए ये सारी चीज अभी भी बैंक के अंदर होगी। बैंक का ये मोटिव था कि चारों के चारों ग्रुप आपस में लड़कर खत्म हो जाएं और फिर वो आसानी से सोने को ढूंढ सकता है और वो अपने साथ बम भी लेकर आया है और वो सोचता है कि उसे व्हाइट टाइगर के ग्रुप पर हमला कर देना चाहिए ताकि उनको लगे कि बियर ग्रुप वालों ने उन पर हमला किया है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो उन पर हमला कैसे करेगा क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो उस जगह को गार्ड कर रहे हैं और उनकी स्टोरेज में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और शाओ बताती है कि व्हाइट टाइगर ग्रुप वाले लोग 8 से 6 बजे तक सोते हैं क्योंकि 8 बजे के बाद वहाँ पर बिजली नहीं रहती और बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उसे उनके बेस के बारे में सब कुछ पता है। और रात में वो दोनों व्हाइट टाइगर ग्रुप के लोकेशन पर चले जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर चुपके से घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है और वो सोचते हैं कि उनका स्टोरेज जहाँ पर वो खाना छुपाते हैं वो 5th फ्लोर पर होगा क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं है। और अब बस उनको ये पता लगाना है कहाँ पर उनका खाना छुपा हुआ है और वहीं पर वहाँ पर सोना होगा। और फिर उन्हें कुछ आवाज आती है, कुछ लोग किसी को पीट रहे हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि 2 लोग जा रहे हैं और वो आपस में बातें करते हैं
कि उनपे बस 1 महीने का राशन बचा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा हैं और कैसे वो बियर ग्रुप को हराएंगे और उनका खाना ले पाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद भूख के मारे मर जाएंगे। और उनके पीछे से वो स्टोरेज रूम के सामने चले जाते हैं। जाओ कहती है कि वो स्टोरेज रूम का ताला खोल सकती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर एक इंसान सो रहा था और वो ज़ॉम्बीज़ के आने की वजह से उठ जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, मुझे बचाओ। और सभी भागते भागते उसको बचाने के लिए जाते हैं। और शाओ कहती है कि उन्हें इस जगह को बम से उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खाना है और उसे 1 किलो चावल चाहिए। और वो जल्दी से वहाँ पर बम लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं और वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और वहाँ पर 2 लोग अपने बॉस को भाग कर बताते हैं कि बॉस बॉस, ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। बॉस उन्हीं के एक साथी पर मुंह पर मुक्का मार देता है, साला सोने भी नहीं देता। और वो अपने वेयर हाउस में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर वाइन की बोतल टूटी फूटी पड़ी है और वो वहाँ पर बम भी देखता है और इतने में वो भाग पाता, बम फट जाते हैं और वहाँ पर सारा खाना खराब हो जाता है और वो बाकी लोग दूर जाकर गिरते हैं। और बॉस सोचता है कि ये काम तो सिर्फ बियर ग्रुप का है और अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। और वैंग अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और वो चिमनी की मदद से भागने लगते हैं। और जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और शाओ अपनी राइफल की मदद से उन पर हेड पे हेडशॉट मारती है। और शाओ कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर उनके पास ये राइफल और ये चाकू वाकू नहीं होते ना तो वो वहीं पर मर जाते। और वैंग बिन कहता है कि आज तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो, ये तो खुशी का मौका है, हमारा मिशन जो कंप्लीट हो गया। और शाओ कहती है कि मुझे भी बियर पीनी है जो तुम पी रहे हो, लेकिन वैंग कहता है कि छोटी बच्चियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। और वैंग कहता है कि मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आता हूँ और तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए क्योंकि हमें कल और भी काम करना पड़ेगा। और अपना फोन देखता है, फोन में उसके एक स्टेटस स्क्रीन दिखती है और वो देखता है कि उसकी स्टैट बिलो एवरेज है। वो सोचता है कि वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा था, लेकिन फिर भी वो बिलो एवरेज कैसे है। फिर उसे पता चलता है कि ये स्टैट तो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा कम खाना होने के कारण सारे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने की वजह से सबकी बॉडी और स्टेमिना स्ट्रेंथ सभी की अच्छी खासी है और इसीलिए वो बिलो एवरेज है। और फिर वो स्टेटस से पूछता है कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। स्टेटस कहता है कि तुम गोल्ड की मदद से अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो और खुद भी स्ट्रॉन्गर बन सकते हो और तुम्हें एक आइटम बॉक्स खोलने का ऑप्शन मिलेगा और लॉटरी सिस्टम भी, और उसकी मदद से तुम खाना, फूड, स्टेटस और भी ज्यादा स्किल पा सकते हो। और सोचता है कि ये तो पीसी गेम की तरह है और वो सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार कितना गोल्ड चाहिए होगा इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और सिस्टम कहता है कि 1000 किलो गोल्ड चाहिए होगा फर्स्ट आइटम को अनलॉक करने के लिए। और पहला आइटम है 50 क्यूबक्स मीटर बॉक्स, जिसके अंदर तुम अपना बहुत सारा आइटम्स स्टोर कर सकते हो बिना किसी वेट को फील करे और तुम उसकी मदद से कभी भी कहाँ पर भी उन आइटम को निकाल सकते हो। और वैंग विन ऐसे शक्ल बनाने लगता है क्योंकि 1000 किलो यानी कि 400 करोड़ रुपए का गोल्ड और उसे मिला क्या, छोटा सा डब्बा। और वो सिस्टम कहता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अगर तुमने लॉटरी ऑप्शन खोल लिया तो उसकी मदद से तुम अपनी कई सारी स्किल अनलॉक कर सकते हो और लेवल अप करके तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और इसकी मदद से तुम्हारा सर्वाइवल के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हो और ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद तुम अपना लेवल और ज्यादा बढ़ा सकते हो और तुम्हारी स्किल और भी ज्यादा पावरफुल बनने लगेगी और जो तुम्हारी ये स्किल होगी वो अपने रियल वर्ल्ड में भी काम करेगी और जो भी तुम्हारे स्टैट होंगे वो भी रियल वर्ल्ड में तुम्हारे काम आ सकते हैं। वैंग बिन सिस्टम की बात समझ लेता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि सर्वाइवल उसे करना पड़ेगा और अगर वो अपनी एक्स के बॉयफ्रेंड यानी कि ली से बचना चाहता है, क्या पता वो उस पर गुंडे भेजकर उसका रिवेंज लेना चाहे, तो वो बिना स्किल के उससे लड़ नहीं पाएगा। और सिस्टम ये भी कहता है कि अगर तुम्हें स्किल मिलती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना तुम गंजा होगे और ना तुम दुबले पतले मोटे कुछ भी नहीं हो। और वैंग शाओ के पास जाता है और वो देखता है कि उसने कई सारे शराब की बोतलें पी ली हैं और बेहोश पड़ी हैं और वो शाओ को उसके कमरे में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और वो देखता है कि शाओ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर रही है और वो अपने दिमाग को कहने लगता है कि वो शाओ की ऐसे एडवांटेज नहीं ले सकता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वैंग कमरे से बाहर जाता है, शाओ एकदम से उठ जाती है और वो सोचती है कि उसे लगा कि वैंग उसे किस करेगा, लेकिन वो ऐसे क्यों कमरे से बाहर चला गया और वो सोचती है कि वो उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह व्यवहार कर रहा। और जब वो दोनों वहां से पैकिंग करके जाने लगते हैं, शाओ कहती है कि यहाँ पर कोई मीट है और उसे भी खाना है मीट, लेकिन वांग कहता है कि यह कोई चाल भी हो सकती है। और वहाँ पर कई सारे लोग पहले से खड़े थे क्योंकि उन्होंने भी वो सुगंध को सुन
सूंघ ली थी और उनका भी उस मीट को खाने का मन था और उन लोगों के पास गन भी थी और वो लोग उस जगह पर हमला करने वाले थे और ताकि वो फ्रेश मीट को खा सके। शाओ कहती है कि ये तो व्हाइट टाइगर ग्रुप का मेंबर है। पहले वो व्हाइट टाइगर ग्रुप में था लेकिन उसने उनको धोखा देकर फ्यूरियस शार्क ग्रुप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि व्हाइट टाइगर ग्रुप के पास अब ज्यादा खाना नहीं रहा, इसीलिए वो दूसरे ग्रुप में चला गया। और तभी एक बिल्डिंग से आवाज आती है और वो कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। ये एक लड़की की आवाज थी और शाओ कहती है कि ये तो मियाओ ऑफिसर है। वो पहले पुलिस में थी और वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए। वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अकेले अकेले मीट खा रहे और हम लोगों ने यहाँ पर कभी कितने सालों से मीट नहीं खाया और बस इसीलिए मैं अपने लोगों को यहाँ पर खाने के लिए ले आया। शाओ कहती है कि उस ऑफिसर ने इस बिल्डिंग को अपना बेस बना लिया है और उसके पास वहाँ पर एक और ऑफिसर है और उनके साथ कई सारे बच्चे भी हैं छोटे और एक दो फीमेल और भी हैं लेकिन उनको लड़ना नहीं आता। और वैंग कहता है कि उन लोगों ने ये बिल्डिंग को क्यों नहीं छोड़ा और शाओ कहती है कि उसके दूसरे ऑफिसर की टांग में चोट लगी है इसीलिए वो यहाँ से नहीं गए और मियाओ ऑफिसर उसका ख्याल रख रही होगी और वैंग का प्लान ये था कि वो मियाओ ऑफिसर की मदद करेगी और उसके बदले में मियाओ उसके साथ मिलकर फ्यूरियस ग्रुप को खत्म करने में उसकी मदद करेगी। और वो मियाओ ऑफिसर चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत लोग हैं और खाना बहुत कम है और अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद जाकर हंट करके खाओ। और वो कहता है कि हम पहले ही बहुत बार हंट करने के लिए गए लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं और हम यहाँ पर सिर्फ आधा लेने के लिए आए। वो ग्रीन बालों वाला कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हो, ना तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए लोग हैं और ना ही तुम्हारे पास वेपन है और अगर है भी तो गोलियां भी बहुत कम है। और मियाओ उनके एक साथी को गोली मार देती है और लड़ाई शुरू कर देती है। लीडर कहता है कि सभी कवर ले लो और गोलियां चला लो और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वैंग बिंग शाओयू को कहता है कि उस आदमी के सर पर निशाना लगाओ और उसे उड़ा दो और वो करती भी वैसा ही है। वो आदमी एक ही बार में मर जाता है और हरे बालों वाला सोचता है कि ये क्या हुआ और मियाओ इसी चांस का फायदा उठाती है और उनके एक साथी को वहीं पर मार देती है। और लीडर कहता है कि सभी चुप जाओ, यहाँ पर कोई स्नाइपर है। और मियाओ अपने मेंटर के पास जाती है। उसके मेंटर ने 2 बंदों को मार दिया था और मियाओ अपने मेंटर को बताती है कि हमारी कोई और भी मदद कर रहा है। और लीडर भी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके बहुत ज्यादा साथी मारे गए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और वो लीडर कहता है कि हमें प्यार से बात करनी चाहिए और वो कहता है कि अपने दोस्त को कहो कि हमें यहाँ से जाने दे और वो वादा करता है कि वो और ज्यादा कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा और हम भूल जाएंगे जो भी यहाँ पर हुआ है। मियाओ और मेंटर आपस में बातें करते हैं कि हमें खुद नहीं मालूम हमारी मदद कर कौन रहा है और हमें ये बात लीडर को पता नहीं लगने देनी है। और वो चिल्लाकर कहती है कि हे फ्यूरियस शार्क मेंबर ने सरेंडर कर दिया है और उन्हें जाने दो यहाँ से। और वैंग बिंग और शाओ ने भी उसकी बातें सुन ली थी और वो कहती है कि हाँ हमने सुन लिया है। और मियाओ उन लोगों को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपना रिवेंज लेने के लिए वो और लोगों को लाने वाला था। और वैंग शाओ को कहता है कि उन्हें गोली मार दो और वो लीडर अपने एक साथी को आगे लाता है और सारी गोलियां उसे ही लग जाती और वो वहां से बचकर निकल जाते। और वैंग अपने हाथ में एक चिप्स का पैकेट लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो कहता है कि मुझे गोली मत मारना, मैं तो सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ और मैं तुम्हें इन लोगों से छुटकारा दिला सकता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें एक सेफ जगह भी दिला सकता हूँ और खाने के लिए भी दे सकता हूँ। वैंग कहता है कि मेरे साथ काम करके तुम कभी पछताओगी नहीं। मियाओ उसके सर पर बंदूक रखती है और कहती है कि अपना बैग फ्लोर पर रख दो। वो बैग और खाना फ्लोर पर रख देता है। मियाओ एक छोटे बच्चे से कहती है कि उसका बैग चेक करो। वो बैग खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारा खाना होता है। वैंग कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और बस तुम्हारे लोगों के साथ काम करना चाहता है। वो दोनों सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग उसे एक अजीब सी नजरों से देख रहे थे। वहाँ पर और भी बच्चे थे। मियाओ बताती है कि वो लोग उसकी तरफ ऐसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले भी एक आदमी ने भरोसा दिलाकर पीठ पीछे खंजर मारा था। वो अपनी बंदूक को साइड में रखती है और वैंग बिंग को लगता है कि वो उस पर थोड़ा सा भरोसा करने लगी है। और मियाओ पूछती है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वैंग बिंग कहता है कि क्यों ना हम एक साथ काम करें और फ्यूरियस शार्क ग्रुप को खत्म कर दें। मियाओ सोचती है कि क्या ये पागल हो गया है, क्या इसे मालूम नहीं है कि फ्यूरियस शार्क ग्रुप में कितने सारे लोग हैं। एक बच्चा भी उत्साहित हो जाता है ये सुनने के बाद कि वैंग बिंग फ्यूरियस शार्क मेंबरों को पर हमला करने वाला है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहा था। वैंग बिंग कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं पागल हूँ
लेकिन व्हाइट टाइगर और ब्रेवरी ईगल ग्रुप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और अगर फ्यूरियस शार्क भी लड़ाई में घुस जाए तो इन सभी लोगों का नुकसान होगा और हम इससे अपना फायदा उठा सकते हैं। मियाओ मना कर देती है और कहती है कि अगर ये लोग लड़ाई करने लगे तो कोई बड़ा पावरफुल ग्रुप बचा ही नहीं रहेगा जो इन पावर को यूज कर सके और कहती है कि उसे इन बच्चों का ख्याल रखना है और उसके मेंटर की टांग भी इंजर्ड है और वो किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता। उसे तो बस अच्छा खासा खाना जमा करना है और इस जगह को छोड़कर जाना है। वैंग विंग कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छा खासा खाना दूंगा और वो लड़का उस बैग को मियाओ को दिखाता है और कहता है कि ये का झूठ तो नहीं बोल रहा है क्योंकि इसके बैग में अच्छा खासा खाना है और उसने इतना सारा खाना ज़ॉम्बीज़ आने के बाद कभी नहीं देखा। मिया सोचती है कि आखिर ये बंदा है कौन और इसके पास इतना सारा खाना आया कहां से। और वैंग बिंग कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि या तुम मेरे साथ काम करोगी या नहीं और मैं नहीं बता सकता कि मैं आया कहां से। और वो अपने मेंटर से कहती है कि आपको क्या लगता है और वो उसका मेंटर कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। सभी लोग वैंग बिंग के प्लान के लिए हाँ करने के लिए कहते हैं। मियाओ कहती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो लोग मर सकते हैं और वो बच्चा कहता है कि मैं तुम लोगों के जैसे डरपोक नहीं हूँ और मैं खुद उसकी मदद करूंगा और वो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो शांत नहीं होता क्योंकि फ्यूरियस शार्क ग्रुप के मेंबर्स ने उसके माता पिता को मारा था और वो बदला लेना चाहता है और अब उसके पास मौका है। वांग बिंग कहता है कि ऐसे अपनी बड़ी बहन से बात नहीं करते और मियाओ ने जो भी डिसीजन लिया है वो सिर्फ तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए गया है और अगर वो डरपोक होती तो अभी तक तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाती। और मियाओ उस लड़के को कहती है कि मैं खुद फ्यूरियस शार्क ग्रुप को खत्म करना चाहती हूँ लेकिन हमारी सिचुएशन ही ऐसी है ना तो हमारे पास लोग हैं और ना ही हमारे पास गन है। और मियाओ कहती है कि तुम्हारे प्लान आखिरकार है क्या फ्यूरियस शार्क मेंबर को खत्म करने का। और वैंग बिंग कहता है कि मैंने पहले ही बियर ग्रुप और व्हाइट टाइगर ग्रुप को आपस में लड़ा दिया है और बस हमें ऐसा ही फ्यूरियस शार्क ग्रुप के साथ करना है और बस हमें अभी ब्रेवरी ईगल ग्रुप और फ्यूरियस शार्क ग्रुप को आपस में लड़ाना है और अगर वो उसकी मदद करेगी तो उसके पास अच्छे खासे गोला बारूद है और अच्छा खासा खाना है जो वो उसे दे सकता है। मियाओ कहती है कि मेरे मेंटर की लेग इंजर्ड है और बाकी सभी बच्चे हैं तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते और बस खाली मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मियाओ कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक और बंदा है और तुम दोनों फ्यूरियस शार्क ग्रुप के सामने लड़ने की तैयारी में हो। वैंग बिंग कहता है कि हाँ हम सिर्फ दो हैं लेकिन हमारे पास अच्छा खासा गोला बारूद है और हमारे पास एक्यूरेसी है, हमारा निशाना कभी नहीं चूकता। और वो सभी लोग शाओ यू के घर पर चले जाते हैं। वहाँ उसका मेंटर वहाँ पर बियर पीता है। वैंग मियो को भी बियर देता है और वो भी खुशी खुशी उस बियर को ले लेती है और वहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे चॉकलेट खाते हैं और एकदम से आवाज आती है और पता चलता है कि व्हाइट टाइगर ग्रुप और बियर ग्रुप भी आपस में लड़ने लगते हैं। मियाओ वैंग पर ट्रस्ट करने लगती है क्योंकि उसने बहुत सारा लग्जरियस फूड उनको दिया है लेकिन उसके पास अभी भी एक क्वेश्चन है। तुम्हारे पास इतना खाना है तो तुम एक जगह पर छुप कर अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो लेकिन तुम इन ग्रुप को मारने की क्यों सोच रहे हो और इतना खतरा मोल क्यों ले रहे हो। और वैंग बिंग कहता है कि ये चारों ग्रुप बहुत ज्यादा गंदे हैं और कई सारे गंदे काम कर रहे हैं और अब उसके पास इतनी ताकत है, पावर है कि वो उन सभी लोगों को खत्म कर सके तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वो मियाओ को सच नहीं बता सकता था क्योंकि मियाओ एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसकी बात को तुरंत ही पकड़ लेगी और ना वो गोल्ड के बारे में उसे बताता कि वो सिर्फ ऐसा गोल्ड के लिए कर रहा है। और वैंग बिंग उस छोटे लड़के को एक बंदूक देता है और सभी शॉक हो जाते हैं कि वो तो सिर्फ एक छोटा लड़का है और उसे तुम ये गन दे रहे। वैंग बिंग कहता है कि क्या हुआ, ये छोटा बच्चा है लेकिन ये है तो एक आदमी ही और इस बंदूक की मदद से वो अपनी बहनों की रक्षा कर सकता है। वो मियाओ से पूछता है क्या वो एक गन ले सकता है। मियाओ हाँ कर देती है क्योंकि वैंग बिंग ने उसे ये गन दी थी। वैंग कहता है कि हम कल से प्रैक्टिस करना चलेंगे। वैंग कहता है कि सभी के सभी आराम करो क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है कल। वो तीनों फ्यूरियस शार्क ग्रुप के बेस पर जाते हैं। मियाओ को शहर का चप्पा चप्पा मालूम था और इसीलिए वो फ्यूरियस शार्क ग्रुप के पास वाली बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। फ्यूरियस शार्क ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए वो लोग उन पर एक अचानक से हमला करना चाहते हैं। वो बिल्डिंग की बालकनी पे जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि उनमें से कुछ ही लोगों के पास बंदूकें हैं और बाकी के पास सिर्फ चाकू। फ्यूरियस शार्क ग्रुप के मेंबर्स धीरे धीरे मरने लगते हैं क्योंकि वो पता ही लगा पा रहे थे कि आखिरकार गोली आ कहां से रही। वैंग कहता है कि उन सभी लोगों को मत मारो और वो कहता है कि अब हमें ब्रेवरी ईगल ग्रुप के पास जाना पड़ेगा। और शार्क ग्रुप का लीडर आता है और वो गुस्सा हो जाता है कि आखिर इतने सारे लोगों को मारा किसने और वो अपना बदला लेना चाहती थी उन लोगों को मारकर जिन्होंने ये ऐसा किया। उसके ग्रुप के लोग कहते हैं कि व्हाइट टाइगर ग्रुप और बियर ग्रुप पहले ही लड़ रहे हैं
और बच्चा ईगल ग्रुप वही हो सकता है जिसने ये कांड किया है। फ्यूरियस शार्क ग्रुप का लीडर होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? क्या पता ये किसी और ने किया हो हमें आपस में लड़ाने के लिए। और वो लीडर अपने लोगों को कहता है कि यहाँ पर जाओ और फैल जाओ और पता लगाओ कि कितने लोग, जिनके ग्रुप में 3 से ज्यादा लोग हैं और उनके पास अच्छे खासे गोला बारूद भी है, और बाकी लोगों को चुप न होने के लिए कह दो, क्योंकि हम और ज्यादा लोगों को मरते हुए नहीं देख। उसे मालूम नहीं है कि इसके पीछे आखिरकार है कौन, लेकिन अगर बियर और व्हाइट टाइगर ग्रुप आपस में लड़ते रहे और उनका दोनों का नुकसान होता रहा तो आखिरकार वही पूरी सिटी पर राज करेगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम बियर ग्रुप के पास आ जाते हैं और वो अपने लीडर के पास जाता है, एक भागता हुआ आदमी, और कहता है कि कुछ बुरा हो गया है और कहीं पर आग लग गई है। वो लीडर अपने हाथ में गन उठाता है। शाओ वैंग को बताता है कि उन्होंने बियर ग्रुप के पास वाली जगह को आग लगा दी है। वैंग अब खुश है कि अब वो चारों के चारों ग्रुप आपस में लड़ाई करेंगे। व्हाइट टाइगर ग्रुप और बियर ग्रुप आपस में बहुत ज्यादा बुरी तरह से लड़ रहे हैं और वो उन दोनों में से कोई भी सरेंडर नहीं करेगा और अब तो एक मरेगा जरूर। और अब ब्रेवरी ईगल और फ्यूरियस शार्क भी जल्दी ही लड़ाई करने वाले हैं और अब सभी लड़ाई करेंगे और जो भी चल रहा है वो उसकी मुट्ठी में है। वैंग बियर कैन को शूट करने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी एक भी गोली वहां पर नहीं लगती और माओ कहती है कि तुम बस गोलियां बर्बाद कर रहे हैं। माओ बताती है कि जब ज़ोंबी ब्रेक हुआ तो पहले तो सब लोगों की जान बचा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपस में ही खाने के लिए मारने लगे और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार जान बचाए या खुद की जान बचाए, और सरकारें गिर गई। वैंग कहता है कि खाना बहुत ज्यादा कीमती है और वो चारों के चारों ग्रुप बहुत ज्यादा गंदे हैं। मियाओ बताती है कि उन ग्रुप के लीडर गैंगस्टर थे और मैंने पास्ट में कई सारे ग्रुप लीडरों को जेल में भी डाला था, लेकिन एक ही पल में वो लोग इस सिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर बन गए और बनने के बाद उन लोगों ने कई सारे छोटे ग्रुप को टारगेट बनाया, उनको मारा, उनका सामान लूट लिया और वो धीरे धीरे बड़े बनते गए और वो लोग सिटीजन को टॉर्चर करने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। वैंग कहता है कि मियाओ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने जब लोगों की मदद करनी चाहिए तो तुमने लोगों की मदद करी और उन लोगों की रक्षा भी करी। और फिर उन्हें याद आता है कि वैंग तो वहाँ पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। मियाओ कहती है कि निशाना लगाना तो बहुत ज्यादा आसान है और वो उसे थोड़ा सा करीब लाती है और उसे निशाना लगाना सिखाती है और उस बंदूक को कसकर पकड़कर और सामने निशाने के सीधी रेखा मिलाकर गोली चलाने को कहती है और वो ट्रिगर पर उंगली दबाता है और गोली चलती है और वो सीधा टारगेट पर लगती है। वैंग थोड़ा खुश हो जाता है कि इतने सारे गोलियों के बाद उसने एक गोली तो मारी। मियाओ कहती है कि उसे हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उसका टारगेट और ज्यादा इम्प्रूव हो। व्हाइट टाइगर और ब्रेक ग्रुप के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर हो गई थी और गोला बारूद की और गोलियों की आवाज कम ही नहीं हो रही थी। शाओयू और वैंग उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। व्हाइट टाइगर ग्रुप ने बेयर ग्रुप पर एक अच्छा खासा हमला कर दिया, लेकिन उनके भी बहुत सारे साथी मारे गए और इतनी सारी आवाज की वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज़ वहां पर आ गए हैं और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है और व्हाइट टाइगर के लोग अंदर ही फंस गए हैं और फ्यूरियस शार्क ग्रुप भी उन पर हमला कर देती है। जब उन्हें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर और बियर ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और उनके पास सिर्फ थोड़े से ही आदमी लोग हैं और फ्यूरियस शार्क के बेस पर अब बहुत कम लोग थे, जिसकी वजह से वैंग वहां पर मियो के साथ हमला कर देता है और वहां पर वो एक इंसान को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये गोल्ड कौन से फ्लोर पर है। वो बताता है ये 5वें फ्लोर पर। वो कहते हैं कि तुम आगे आगे चलो और हमें बताओ आखिर वो कौन से रूम में है। वो आदमी कहता है कि मुझे मत मारना, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, लेकिन अंदर से ही वो एक खतरनाक प्लान बना रहा था उन तीनों को मारने का। उसे लगा था कि वो अपने 2nd फ्लोर पर भाई को इन सब चीजों के बारे में बता देगा और वो उस वैंग को मार देगा, उन दोनों लड़कियों को पकड़ देगा और उसने कई सालों से इतने खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखा था। वो आदमी उनको चकमा देकर भाग जाता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो तीनों लोग ज़ॉम्बीज़ के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज़ को देखकर भागने के बजाय उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा जो मौका उन्हें आज मिला है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जहाँ पर गोल्ड रखा था वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर 40 टन गोल्ड पड़ा था और कम से कम 40,000 करोड़ रुपए का सोना वहां पर पड़ा था। वैंग सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कितना सोना है। सिस्टम बताता है कि यहाँ पर 4,650 है,
किलो सोना है। शाओ कहती है कि हमें जितना हो सके हम उतना सोना ले जा सकते हैं, लेकिन वांग कहता है कि नहीं। वो कहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक मिशन दिया था कि मुझे सिर्फ गोल्ड कहाँ पर रखा है वो पता लगाना था, और उसके बाद वो अपने आप इस गोल्ड को यहाँ से ले जाएंगे। और मियो पूछती है कि आखिरकार ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और तुम लोग उनके लिए क्या काम करते हो और वो खाना कहाँ से आता है। वैंग कहता है कि उसके ऊपर वाले ऑफिसर लोगों ने उसे इन चीजों के बारे में बताने के लिए मना करा है, लेकिन वो कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। मियो उससे और सवाल नहीं पूछती क्योंकि इतने दिनों से वो उन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है और उसे पता चलता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, और वो उन दोनों को गेट के बाहर खड़े होने को कहता है ताकि कोई आ ना सके। और इतने में वो अपने ऑर्गेनाइजेशन वालों को एक सिग्नल भेज देगा और वो सिस्टम गोल्ड की मदद से अपग्रेड हो जाता है, और वहाँ पर वो फर्स्ट आइटम बॉक्स आ जाता है जिसकी मदद से वो जितना बाकी बचा सोना था वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और 10,000 गोल्ड की मदद से उसका सिस्टम अपग्रेड होने लगता है और उसको दूसरा आइटम अनलॉक करने के लिए 30,000 गोल्ड लगेंगे। वैंग सोचता है कि अब वो उन दोनों लड़कियों के भरोसे ज्यादा देर नहीं रह सकता और उसके पास भी कुछ अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए जिससे वो उनकी और अपनी खुद की मदद कर सके। और जैसे ही सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट होता है, वैंग सिस्टम से कहता है कि उसे लॉटरी ड्रॉ भी अनलॉक करना है, और वहाँ पर एक मशीन पॉपअप होती है और सिस्टम बताता है कि हर एक बार उसे ड्रॉ करने के लिए 100 किलो सोना लगेगा, लेकिन उसके बदले में जो उसे रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वांग थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि उसने पहले ही 40,000 किलो सोना यूज कर लिया है और अब उसे लॉटरी खोलने के लिए भी 100 किलो यूज करना होगा। और सिस्टम कहता है कि उस पर भरोसा किया जाए और अगर वो लॉटरी यूज करेगा तो उसके बदले में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वैंग सोचता है कि अगर उसे कुछ अच्छा मिल गया तो वो ना तो यहाँ पर फ्यूरियस शार्क ग्रुप से डरेगा, बल्कि उनके साथ वो डटकर मुकाबला करके उन्हें मार भी सकता है और अपने वर्ल्ड में ली से भी पंगा ले सकता है। कई बार ट्राई करने के बाद अच्छा नहीं मिलता और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो धीरे धीरे गंजा होने लगता है। और आखिरकार उसे एक स्किल मिलती है, शार्प शॉट एमिंग, जिसके बाद उसका निशाना इतना पक्का हो जाएगा कि वो कई किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट पर टिक एम लगा सकेगा। और वो देखता है कि अपने स्टेटस में उसकी स्किल ऐड हो चुकी है और वो अभी लेवल 1 पर है। और वो सिस्टम से कहता है कि ये शार्प शॉट स्किल के बारे में मुझे कुछ बताओ। शार्प वो बताता है कि इसकी मदद से वो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और लेवल 1 पर होने की वजह से उसका शूटिंग रेंज है अभी 100 फीट, और उसे अपग्रेड होने के लिए 1000 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। और भी ज्यादा लॉटरी ड्रॉ निकालता है। उसे 10 बार में तो उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता, लेकिन बाद में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी गोलियां होती हैं, और बाद में उसे एक गोल्डन पाल्म स्ट्राइक भी मिलता है और उस स्किल की मदद से वो पत्थर को भी तोड़ सकता है एक ही वार। लेकिन उसे भी अपग्रेड करने के लिए उसे 1000 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। वैंग थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ एक अच्छी स्किल मिल गई है जिसकी मदद से वो अपने रियल वर्ल्ड में और अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और उसका जो गोल्ड बचा है वो है 4000 किलो, और वो उसको अपने बॉक्स में डाल लेता है। वैंग सोचता है कि अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 7 दिन और उसके जिंदगी में 1 दिन के बराबर होता है, और वो सोचता है कि उसे फ्यूरियस शार्क पे हमला कर देना चाहिए जाने से पहले, ताकि वो जाओ यू और मियो पर हमला न कर दे। मियो एक कोक की बोतल पीती है और वैंग उन दोनों के पास जाकर कहता है कि हमें ब्रेवरी ईगल ग्रुप की मदद करनी चाहिए। मियो कहती है कि हम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, भले ही ब्रेवरी ईगल ग्रुप से कमजोर है लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे गंदे काम किए। वैंग कहता है कि उस पर भरोसा रखो, और वो कहता है कि अभी ब्रेवरी ईगल को बचाना सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है फ्यूरी शार्क ग्रुप से फाइट करने का। और ब्रेवरी ईगल ग्रुप के बेस पर बहुत सारा हमला हो जाता है और उनका लीडर कहता है कि उन लोगों को अंदर मत आने देना, गोलियां चलाते रहो। वहाँ पर फ्यूरी शार्क ग्रुप का लीडर सोचता है कि अगर वो लोग चारों तरफ से हमला करेंगे एक साथ तो जीत जाएंगे और बेस के अंदर जा पाएंगे। और फ्यूरी शार्क ग्रुप के मेंबर एक जगह से अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वैंग और उसकी टीम आ जाती है और वो फ्यूरी शार्क लोगों पर हमला कर देती है। और वो सोचते हैं कि ये स्नाइपर वही हैं जिन्होंने पहले हमला किया था, और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और उनका लीडर कहता है कि जो भी उन स्नाइपर को ढूंढ लेगा और उन्हें मार देगा उसे मैं 1 बैग आटे का और 1 बोतल वाइन दूंगी। वो स्नाइपर को जैसे ही ढूंढने लगते हैं स्नाइपर उन्हें ही मार देने लगता है, और वो सोचते हैं एक प्लान बनाते हैं
मियो और शाओयू उन पर हमला करेंगी, लेकिन एक गोली चलाने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, जिसके बाद वो लोग उनकी पोजीशन का पता नहीं लगा पाएंगे और वो आसानी से उन्हें मार पाएंगे, और ना ही वो पता लगा पाएंगे कि वो कितने लोग हैं। और ब्रेवरी ईगल ग्रुप के लोग उनके लीडर को बताते हैं कि कोई और फ्यूरी शार्क लोगों पर हमला कर देता है, हमला कर रहा है। वो बॉस थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि भगवान जरूर उनकी मदद कर रहा है और उसने ही किसी लोगों को हमारी मदद के लिए भेजा है। और फ्यूरी शार्क ग्रुप के लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि सिर्फ 2 लोग उन पर हमला कर रहे हैं, और ऐसा बार बार अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से वो फ्यूरी शार्क ग्रुप की कई सारे लोगों को मार सकते हैं। फ्यूरी शार्क ग्रुप का लीडर को पता चलता है कि उनके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो अब ज्यादा देर तक हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका लीडर कहता है कि हार मत मानो, अभी भी हमला करते रहो और उन लोगों को मार दो जो भागने की कोशिश कर। जिसके बाद वो सभी के सभी लोग बिल्डिंग के मेन फ्रंट गेट पर आने लगते हैं और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कई सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। ब्रेवरी ईगल ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि भगवान उनकी साइड है। फ्यूरियस शार्क ग्रुप का लीडर एक गाड़ी में आता है और उन पर हमला करने वाला होता है, और फ्यूरियस शार्क ग्रुप का लीडर कहता है कि या तो सरेंडर कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। और वो ये भी कहती है कि ईगल ग्रुप का लीडर अभी भी लीडर बना रह सकता है, बस उसे उसके नीचे काम करना पड़ेगा। लेकिन ईगल ग्रुप का लीडर कहता है कि सपने देखना बंद करो और हम पर हमला करो अगर हिम्मत है तो। फ्यूरियस शार्क ग्रुप का लीडर कहता है कि जो भी इस स्टूपिड बंदे को मारेगा उसे मैं 10 बोरी भर के आटा दूंगी। और वो गाड़ी पर लगे मशीन गन से उन पर हमला कर देती है, और इतने में ही एक रॉकेट आता है और उसकी गाड़ी पर लग जाता है। किसी ने बड़ा सा रॉकेट उनकी गाड़ी पर चला दिया था और ईगल ग्रुप वाले भी इसी का फायदा उठाकर उन लोगों पर पीछे से हमला कर देते हैं। वो दोनों तरफ से पीछे गए थे, उनको चाहिए था आटा लेकिन उनका बन गया आटा। और फ्यूरियस शार्क ग्रुप का लीडर सोचता है कि इनके पास इतना असला बारूद कहाँ से आया, ये तो हमारा वैंग विन है जिसने ये आरपीजी चलाई। वैंग विन को लगा कि ये छोटा सा बॉक्स तो बहुत ज्यादा काम का है, इसके अंदर मैंने अपना आरपीजी स्टोर करके रखा है और अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने एकदम से निकाल कर हमला कर दिया और ये लड़ाई खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों ग्रुप में बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ, लेकिन फ्यूरियस शार्क ग्रुप सबसे ज्यादा कमजोर हो गया है इतने सारे लोगों के मरने के बाद। पहले उनके पास 100 लोग थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 30 लोग रह गए हैं, और उन 30 में से भी बहुत सारे लोग घायल हैं और उनका लीडर भी घायल है। और वैंग बिंग और बाकी लोग सभी पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनका प्लान काम कर गया। और मियाओ का मास्टर भी कहता है कि मुझे भी लड़ाई में हिस्सा करना है, लेकिन मियाओ कहती है कि पहले ही तुम लकड़ा के चल रहे हो और तुम्हारा निशाना भी बहुत ज्यादा खराब। वैंग कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और अब दोनों ग्रुप बहुत ज्यादा नुकसान में है तो वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। और वैंग कहता है कि अब उनका भी खुद का एक बेस होगा और 10 बार वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर इंसान बहुत कम होंगे और हमें और ज्यादा लोगों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाऊंगा, तब तक तुम लोगों को वहाँ पर रहना होगा और मैं अपने साथ खाना भी लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक हमें एक अच्छी सेफ जगह ढूंढनी होगी। मियाओ कहती है कि क्या तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हो? वैंग कहता है कि हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं 7 दिनों के बाद जरूर आऊंगा और अपने साथ ताजी सब्जियां और मीट भी लेकर आऊंगा। और वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए, मुझे लिख कर दे दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। सभी कहने लगते हैं अंडे, टमाटर, सेब, और अब वो पार्टी एंजॉय करके सो जाते हैं। अगले दिन वो सभी लोग अपनी सेफ जगह सब बर्फ पे जाते हैं। वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे जैसे कि वैंग ने कहा था, और इसीलिए वो उन लोगों को वहाँ पर लाया ताकि वो अपनी टारगेट प्रैक्टिस कर सके और अपनी स्किल को अपग्रेड कर सके। और उसने बच्चों को भी गन पकड़ा दी ताकि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके अगर कुछ अचानक से हो जाए। और वैंग उन्हें एक डब्बा देता है जिसमें के अंदर 10,000 गोलियां थी और कहता है कि जितनी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उतनी करो। और वो खुद बाहर जाकर कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान बनाता है और वो छोटे बच्चों को कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? वो कहता है कि हम भी चलेंगे। मियाओ शौक हो जाती है कि किसके पास 10,000 गोलियां कहाँ से आई। और वैंग और वो दोनों बच्चे बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और अपनी टारगेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है और उन्होंने 3,000 गोलियां यूज कर दी थी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था। और अब उसे लगता है कि इन दोनों बच्चों को अब गोली चलाना तो आ गया है और अब उनका ग्रुप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया है और उसकी स्किल भी लेवल अप हो गई है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी स्किल लेवल 1 से लेवल 3 पर पहुंच चुकी है और उसकी एक्यूरेसी 80 हो चुकी है और हेडशॉट के चांस भी 80 बढ़ चुके हैं। और अब उसे दोबारा अपग्रेड करने के लिए 5,000 ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। और उसका गोल्डन पाम स्ट्राइक भी अपग्रेड हो गया है। और वो जंगलों में से एक मुर्गी को पकड़ लाते हैं और कई सारी जंगली सब्जियां भी उठा लाते हैं। मियाओ चाहती थी कि आखिरकार जब वैंग जाने वाला है तो उसके लिए वो कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। मेंटर रोने
उन्हें लगता है कि जब वो उसके साथ था तब मियाऊ ने उसके लिए ऐसा कभी नहीं किया और अब उसका दिल किसी और पर आ गया। वैंग कहता है कि खाना बहुत बढ़िया था। मियाऊ बताती है कि जब मैं जेल में काम करती थी तो जो कैदी फांसी पर लटकने वाले थे उन लोगों के लिए मैं उनका आखिरी खाना बनाती। वैंग कहता है कि ये क्या, तुमने मुझे भी ऐसा खाना खिला दिया, क्या मैं भी मरने वाला हूँ? और वो खाना खा लेता है और फिर उसके जाने की बारी हो जाती है और वो मियाऊ को कहता है कि वो आज जाने वाला है और तुम सभी लोगों को यहाँ पर सेफ रहना है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वो अपना नोटिफिकेशन ओपन करता है और बटन दबाकर